ममता बनर्जी की पार्टी के मंत्री इस्तीफा देंगे 21 घंटे के बाद, लेकिन बड़े फैसलों के बाद मुश्किल में घिरी सरकार के लिए नई मुश्किल खड़ी हो गई है। महाराष्ट्र में कल कांग्रेस ने ऐलान किया था कि कांग्रेस शासित राज्यों में 6 की जगह 9 सस्ते सिलेंडर दिए जाएंगे और 3 अतिरिक्त सिलेंडर पर सब्सिडी का बोझ राज्य सरकार उठाएगी। लेकिन अब एनसीपी ने कहा है कि इस फैसले से पहले उनसे सलाह नहीं ली गई। महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी की सरकार है और राज्य का वित्त मंत्रालय एनसीपी के पास है, तो ये एक और सहयोगी एनसीपी की तरफ से अब ये कहा जा रहा है कि जो 3 अतिरिक्त सिलेंडर देने की बात की गई है और उसमें कहा गया कि राज्य सरकार ये भार उठाएगी, उसके लिए बात राय मशवरा एनसीपी से नहीं किया गया है, ये कहना है एनसीपी का। एलपीजी सिलेंडर, जो गैस सिलेंडर आपको दिया जाता है, उसको लेकर कल कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऐलान किया गया था कि 6 की जगह 9 सिलेंडर दिए जाएंगे और जो 3 अतिरिक्त सिलेंडर दिए जाएंगे वो जो राज्य हैं वहां से दिए जाएंगे और राज्य इसका बोझ उठाएगा। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए एबीपी न्यूज संवाददाता नीलेश खरे। नीलेश, एनसीपी से नहीं पूछा गया तो कांग्रेस पार्टी के लिए, सरकार के लिए तो ये एक और नई मुश्किल। जी हाँ, मुख्य तौर पर एनसीपी ने साफ तौर पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है कि कभी भी बड़े फैसले जब भी यूपीए में लिए जाते हैं तो एनसीपी, जो कि एक प्रमुख सदस्य है यूपीए का, उनसे सलाह मशवरा नहीं किया जाता। अब राज्य में जब घोषणा की जा रही है, राज्य पहले ही आर्थिक संकट से गुजर रहा है, ऐसे में अगर 3 अतिरिक्त सिलेंडर देने पड़ सकते हैं सब्सिडाइज रेट पर, तो राज्य पर लगभग 1500 करोड़ रुपए का बोझा जो है वो गिरता हुआ नजर आएगा, जिसके चलते नाराजगी यहाँ पर नजर आ रही है साफ तौर पर। हालांकि 1500 करोड़ रुपए देने पर सीधे सीधे एनसीपी नाराजगी जता नहीं रही है, पर कांग्रेस द्वारा घोषणा की गई और उसको लेकर सहमति नहीं बगैर बनाया गया घोषणा की गई, जिसको लेकर जरूर नाराजगी जो है वो यहाँ पर एनसीपी द्वारा व्यक्त की जा रही है। अगर महाराष्ट्र में 3 अतिरिक्त सिलेंडर सब्सिडाइज दिए जाए तो 1500 करोड़, अगर यूपी में यही बात लागू करी जाती है यूपी सरकार द्वारा, तो उन्हें सिर्फ 1300 करोड़ लगेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सिलेंडर का उपयोग किया जाता है और इसका सीधा बोझ जो है। लेकिन जो नाराजगी एनसीपी की वो इस बात को लेकर कि मशवरा नहीं किया गया, एनसीपी से राय नहीं ली गई इस बात का ऐलान करने से पहले। लेकिन मनमोहन सरकार पहले की तरह उस पर जो संकट की तलवार है वो लटकी हुई है। अगर ममता के साथ बात नहीं बनी तो टीएमसी के सभी 6 मंत्री कल शाम को इस्तीफा देने वाले हैं। जाहिर है इसके बाद सरकार अल्पमत में आ जाएगी, लेकिन खबर है कि सरकार के रणनीतिकार वॉकआउट के सहारे सरकार को बचाने की रणनीति बना रहे हैं। खबर यह भी है कि कांग्रेस के दिग्गज कुछ दलों के संपर्क में हैं और वो चाह रहे हैं कि जब भी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आए तो वो दल सदन से वॉकआउट कर जाएं, जिनसे सरकार बच जाए। We have enough friends today. We had enough friends yesterday. We have enough friends today, and so I don't see any reason why you should doubt our stability. And if we can acquire new friends, why would we not acquire new friends? सरकार को बचाने के लिए दोस्त थे, हैं और जरूरत पड़ी तो नए दोस्त बन जाएंगे। इसके आगे कुछ बताने के लिए तैयार नहीं हैं देश के वित्त मंत्री। लेकिन कांग्रेसी सूत्र एबीपी संवाददाता आशीष कुमार सिंह को काफी कुछ बता चुके हैं। जी हां, खबर है कि अब कांग्रेस के कुछ दिग्गज वॉकआउट के भरोसे सरकार को बचाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। सरकार के उच्च सूत्रों का दावा है कि केवल समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जैसी पार्टियों से ही नहीं, बल्कि बीजू जनता दल और लेफ्ट पार्टियों जैसी पार्टियों से भी सरकार की लगातार बातचीत चल रही है और अगर ऐसी नौबत आई तो बीजेडी और लेफ्ट पार्टियां भी सरकार को बचाने के लिए सरकार के समर्थन में सदन से वॉकआउट कर सकती हैं। बहुत स्पेकुलेशन है कि बीजू जनता दल से भी आप लोगों ने कोई संपर्क किया है कि मैं आपको बोल रहा हूं, सरकार बहुत स्थिर और मजबूत है। हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, इसका कोई ब्यौरा हम आपको नहीं देना चाहिए। बीजू जनता दल will do well with the blessings of the people in an election, whether it's early or not. Let us watch and see. But it seems that instability has come as far as the central government, the union government is concerned. खेल पूरा होने तक कोई अपने पत्ते खोलने के मूड में नहीं है, लेकिन सदन के आंकड़े वॉकआउट वाले खेल की पूरी तस्वीर पेश कर रहे हैं। दरअसल 541 सदस्यों वाली लोकसभा में बहुमत का जादुई आंकड़ा 271 का है, लेकिन अगर अविश्वास प्रस्ताव के समय लेफ्ट के 24, एसपी के 22, बीएसपी के 21, बीजेडी के 14 और टीआरएस के 2 सांसद यानी कुल 83 सांसद वॉकआउट कर जाएं तो बहुमत का जादुई आंकड़ा 271 से कम होकर 230 हो जाएगा, जबकि ममता के समर्थन वापस लेने के बाद भी सरकार के पास कुल 256 सांसद हैं। आपको बता दें कि संविधान के मुताबिक सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या से ही बहुमत का फैसला होता है
मतलब वॉकआउट की सूरत में सरकार आराम से बच जाएगी। लेकिन लाख टके का सवाल है कि क्या सरकार की ये रणनीति सफल होगी? क्या सरकार के रणनीतिकार इन दलों को अविश्वास प्रस्ताव के समय वॉकआउट के लिए राजी कर पाएंगे? एक एक सांसदों की संख्या जोड़कर और नए सहयोगियों का सहयोग पाने का दावा कर भले ही कांग्रेस सूत्र ये दावा कर रहे हो कि उनकी सरकार स्थिर है, लेकिन ऐसे समय पर जबकि समाजवादी पार्टी ने भी कह दिया है कि अगर कांग्रेस पार्टी अपने रुख में नरमी नहीं लाती है तो आखिर कब तक कोई उनका साथ देगा, सवाल उठ खड़ा होता है कि क्या वाकई यूपीए सरकार स्थिर है? क्या राजनीति में सिर्फ वही होता है जो कि केंद्र सरकार चाहती है? यानी क्या यूपीए सरकार वाकई स्थिर है? ये बड़ा सवाल बना हुआ है। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये कि क्या वॉकआउट से बचेगी सरकार? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ बीजेपी से मीनाक्षी लेखी जी मौजूद हैं, हमारे साथ शाजिया इल्मी मौजूद हैं, अन्ना की सहयोगी हमारे साथ, इसके अलावा रशीद किदवई जी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से प्रभा ठाकुर जी मौजूद हैं, मेरे सहयोगी विजय विद्रोही हमारे साथ मौजूद रहेंगे इस चर्चा के दौरान। प्रभा ठाकुर जी, तृणमूल कांग्रेस और आपके जो रिश्ते हैं वो तो बद से बदतर की तरफ जा रहे हैं। आज एक बार फिर ममता बनर्जी ने हमला किया है, केंद्र सरकार पर हमला किया है, गंभीर आरोप लगाए हैं, तो वो तो साथ नहीं आ रही हैं, वो तो बाहर जा रही हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया है। ऐसे में क्या अब वॉकआउट से बचेगी आपकी सरकार? क्या ये रणनीति है? ये तो रणनीतिकार जाने, और अभी तो कुछ समय बाकी है ममता जी के फैसला लेने में। फाइनली ममता जी ने आज कहा कि मेरा फैसला हो चुका है, लेती हैं। अब उनका ये अपना निजी फैसला है, तो उन्होंने कोई तो यूपीए के सब दलों से तो पूछ करके फैसला किया नहीं है। तो जब वो अपना निजी फैसला कर रही हैं तो ये तो डेमोक्रेटिक सिस्टम में लोकतंत्र है जी। कोई भी अपना निर्णय लेने के स्वतंत्र है। कांग्रेस के नेताओं ने बात की है, प्रधानमंत्री जी ने कोशिश की कई बार, सोनिया जी ने की, और इसका अधिक क्या कहा जा सकता है कि भाई जनहित में कोई जनता पर कोई चुनाव थोपे जाने की स्थिति नहीं बननी चाहिए, और हजारों करोड़ रुपया उसमें बर्बाद होता है। सरकार मिलजुल के कार्यकाल पूरा करे। एक घर में भी 4-5 लोगों में कई बार अनबन हो जाती है, तो किस तरह से कार्यकाल पूरा करेगी? उसको सुलझाया जा सकता है। प्रभा जी, इस कार्यकाल तो पूरा करना चाहिए, लेकिन करेगी किस तरह से? क्या रणनीति है? क्या वॉकआउट के भरोसे है? देखिए, मुझे रणनीति क्या है क्या नहीं है मालूम नहीं, लेकिन मुझे ये विश्वास जरूर है, और वो कांग्रेस के और सभी और जो भी लोग हैं इस देश के, कि जैसे परमाणु करार के समय में भी सहयोगी हमारे कई विरोध में जब आ गए, और वो जब नो कॉन्फिडेंस मोशन आया तो क्या हुआ, सरकार बच गई। तो आपको पूरा भरोसा है, आपको पूरा विश्वास है कि सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी, और आपको ममता बनर्जी का भले ही साथ छोड़े कोई और साथ आ जाएगा। सरकार जो भी कदम उठा रही है स्वार्थ के कारण नहीं उठा रही है, जनहित में उठा रही है। जी, जहाँ उन्होंने जनहित की भी बात की और उन्होंने भी परमाणु करार याद दिलाया, तो मनमोहन सिंह सरकार ने, प्रभा जी, मनमोहन सिंह सरकार ने सिर्फ 2 बार अपनी पूरी की पूरी साख दांव पे लगाई। परमाणु करार के वक्त यूपीए 1 और यूपीए 2 एफडीआई। तो लगता है देश के लिए कम, विदेश के लिए ज्यादा मनमोहन सरकार जो है कमिटेड है। तो विदेशी निवेशकों की ज्यादा फिक्र है, और उस निवेश की देश की कम, जनहित कम से कम इसे ना कहिए प्रभा जी, कम से कम इसे जनहित ना कहिए। मिलेगी ये बताइए। जी, हमारे साथ मीनाक्षी लेखी जी भी मौजूद है। मीनाक्षी लेखी जी, क्या परमाणु करार से जो बिजली बनेगी वो क्या विदेशों में काम आएगी कि हमारे देश के किसानों को? लेकिन देश के साथ साथ विदेश का भी फायदा है, देश के साथ साथ उनका भी फायदा है, और एफडीआई में भी देश के साथ साथ बाहर भी फायदा होगा। तो मतलब दोनों तरफ फायदा है, और उसी पर साख पर लगाई है जी। और कितना फायदा है कितना नुकसान है ये भी आंकना बाकी है। फायदा देखना ना, हमारे बिजली की शॉर्टेज है, बिजली महंगी है, परमाणु से बिजली भी सस्ती बनेगी, लोगों को बिजली हमारा काम चलेगा। आप देख रहे हैं जी। मीनाक्षी लेखी जी भी इस पर कुछ कहना चाहती है। मीनाक्षी लेखी जी, लेकिन कैसे चलेगी सरकार? अब क्या कैसे चलेगी सरकार? देखिए, सरकार जैसे प्रभा जी ने कहा, ठीक अगर चली तो उसी तरीके से चलेगी जिस तरीके से इन्होंने न्यूक्लियर डील के समय कैश फॉर वोट किया था, उसी प्रकार अभी भी अगर ये सरकार चलती है तो किसी ना किसी खरीद फरोख्त पे ही चलेगी, ना कि इसलिए कि इसको पूर्ण रूप से बहुमत प्राप्त है।
और ऐसे में क्योंकि प्रभा जी ने खुद न्यूक्लियर डील की बात की है, तो उनको ये बात समझनी चाहिए कि भारत में थोरियम उपलब्ध है और थोरियम का ये सरकार एक्सपोर्ट करती है और वहां से यूरेनियम खरीदती है और यूरेनियम बेस्ड रिएक्टर्स को लगाती है ताकि उम्र भर, जिंदगी भर हम बाजार बने रहे विदेशी के लिए और वहां से मात्र यूरेनियम प्राप्त करते रहे और जिस दिन वो चाहे हमारे सिर्फ हमारे देश की पूरी अर्थव्यवस्था बंद कर सकते हैं जिस दिन यूरेनियम देना बंद कर दे। मीनाक्षी जी जो फार्मूला समझा वही तरीका इस सरकार ने अपनाया है। फार्मूला तो कभी अडवाणी के नेताओं ने भी नहीं बताया जी मीनाक्षी लेकिन अभी हम इस मुद्दे पर बात करते हैं क्योंकि न्यूक्लियर डील का मुद्दा अभी नहीं है जी था और उससे पूरी पूर्ति हो जाती। ये शायद आप कम पढ़ती हैं प्रभा जी, ये फॉर्मूला देश के बहुत सारे नागरिकों ने बताया है जी। लेकिन थोरियम पे हमारे यहाँ भी तो शोध ही हो रहा है, बताया उससे ऐसा नहीं हुआ कि उससे कोई न्यूक्लियर एनर्जी। जी हाँ, लेकिन ये मुद्दा भी नहीं है, अभी चर्चा के मुद्दे पर रहते हैं जी। कितना थोरियम है, क्या उससे न्यूक्लियर? लेकिन मीनाक्षी जी अभी एनर्जी प्राप्त हो सकती है, सवाल इस बात का जी। अभी इस पर थोरियम पर अभी विजय जी ने भी कहा कि इस पर तो अभी रिसर्च ही हो रही है, लेकिन और ये सुझाव दिया भी नहीं गया। अगर एक सुझाव के तौर पर है तो बीजेपी की तरफ से क्या है सुझाव पहले दिया गया था, लेकिन अभी वॉकआउट से क्या सरकार चलेगी? ये सरकार तृणमूल कांग्रेस के मंत्री अगर कल इस्तीफा दे देंगे तो बीजेपी की क्या रणनीति होगी? मीनाक्षी जी अभी तक वो भी नहीं मालूम क्योंकि तृणमूल का पक्ष तो सामने है। आप लोग क्या करने वाले हैं इसको लेकर? सरकार अल्पमत में आ रही है। तृणमूल का पक्ष सामने है, उसमें तृणमूल ने जो कदम उठाया और तृणमूल के साथ साथ आज अगर आपने देखा हो जंतर मंतर पे जो धरना हुआ उसमें लेफ्ट की पार्टीज और भाजपा और जेडीयू सब लोग उसमें सम्मिलित थे और कुछ हद तक जो अभी तक स्पष्ट नहीं है वो मुलायम सिंह जी का पक्ष स्पष्ट नहीं है और वो भी विरोध जता रहे हैं लेकिन ब्रिंक पर है। तो ऐसे में मुझे लगता है देश की जनता ही जो भी इस वक्त देश के साथ गद्दारी करेगा जवाब उसका देश की जनता ही देगी, क्योंकि जब पूरे देश में खलबली मची हुई है कुछ विषयों को लेकर, ये सरकार इसमें भी अपने आप को जरूरत नहीं समझती कि ऐसे चीजों के ऊपर जी। लेकिन मीनाक्षी जी आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि आप मुख्य विपक्षी दल हैं, आपकी क्या रणनीति है सरकार को लेकर? क्योंकि सरकार का एक अहम सहयोगी बाहर जा रहा है तो सरकार अल्पमत में आती दिख रही है, आपकी क्या रणनीति है? क्या वॉकआउट से बचेगी सरकार? एबीपी न्यूज पर एक बड़ी बहस जारी है। हमारे साथ रशीद किदवई जी भी मौजूद है। रशीद किदवई जी, क्या अब ये वॉकआउट की सरकार हो जाएगी, वॉकआउट से बचेगी? देखिए सुमेरा, अभी 17-18 महीने बचे हैं इस लोकसभा के, तो मुझे नहीं लगता कि वॉकआउट से सरकार बचेगी। वॉकआउट तो देखिए एक शॉर्ट टर्म एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो किसी मुद्दे पे जो है कोई सहयोगी या कोई बाहर के लोग या जो लोगों को जो पॉलिटिकल मैनेजमेंट कहलाता है उसके जरिए हो जाए। देखिए जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का सिद्धांत है उसमें ये होता है कि जो बहुमत है वो हर समय होना चाहिए और वो बहुमत जो है वो विल ऑफ द पीपल रिफ्लेक्ट करता है, सरकार को एक मॉडल राइट देता है कि वो हुकूमत करे और पॉलिसी डिसीजंस ले। तो मुझे लगता है तमाम मुद्दों पे इंक्लूडिंग एफडीआई इन रिटेल, इस पे सरकार को अपना बहुमत दिखाना होगा किसी न किसी लेवल के ऊपर। और क्या दिखा सकती है वो बहुमत, क्योंकि तमाम पार्टियां तो इसके विरोध में आज सड़क पर उतरी हैं उसके खिलाफ? जी, यही अब आने वाला समय बहुत ही दिलचस्प होगा, क्योंकि देखिए जो जहां तक जो ममता बनर्जी कर रही है वो अपने मिनिस्टर्स विड्रॉ कर रही है, लेकिन उन्होंने समर्थन वापसी की चिट्ठी कब देंगी ये हमें देखना होगा। तो जिस दिन समर्थन वापसी की चिट्ठी देंगी उस दिन टेक्निकली जो है ये यूपीए सरकार जो है वो अल्पमत में आ जाएगी और उन्हें एक नए जो है एक फिर से उन्हें खोज करनी पड़ेगी कि कौन सहयोगी दल है। जो मैंने चिदम्बरम साहब का बयान देखा वो मुझे बड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि एक ऐसे सीनियर मिनिस्टर जो हैं और जो बहुत ही करता धरता है सरकार के, उन्हें ऐसा कहना कि हमें दोस्त मिल जाएंगे। देखिए राजनीति में सब चीज़ें साफ सुथरी होनी चाहिए और अबव बोर्ड होनी चाहिए। अगर वो तो कौन से दल हैं, वो कब कांग्रेस में आएंगे, क्या वो उनको सरकार में शामिल होंगे या बाहर से समर्थन देंगे, ये तमाम चीज़ें इनके सामने साफ सफाई से पेश करना चाहिए। ये छुपा हुआ और पीछे पर्दे के पीछे का खेल नहीं होना चाहिए। जी प्रभा ठाकुर जी, पर्दे के पीछे का खेल चल रहा है क्या, जैसे रशीद किदवई जी कह रहे हैं? क्योंकि चिदम्बरम कह रहे हैं ये कि हमारे पहले भी दोस्त थे, अभी भी दोस्त हैं और मिल जाएंगे, लेकिन देश की जनता भी जानना चाहेगी ना आपसे कि कौन आपके नए दोस्त होने वाले हैं।